नमस्कार. मी डॉक्टर कल्याण घोडके नवी मुंबई येथे घनसोली येथे प्रॅक्टिस करतो. मागच्या वेळेस मी कोरोना, लॉकडाऊन आणि आरोग्य या संदर्भात मी मागच्या वेळेस व्हिडिओ बनवला होता. त्या व्हिडिओला माझा अतिशय सुंदर असा प्रतिसाद मिळाला. भरपूर लोकांनी तो व्हिडिओ बघितलाही, त्याचे मला रिप्लायही आले चांगले आणि बऱ्याच लोकांचे कॉलही आले. परंतु माझ्या डोक्यात एक कल्पना आली की म्हटलं चला मराठीत आपण व्हिडिओ बनवू शकतो, मराठीत लोकांना कळेलही. परंतु जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत रीच होण्यासाठी, सर्वांना भरपूर लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण ह्यावेळेसचा व्हिडिओ हिंदीमध्ये बनवूया म्हणून हा प्रयत्न आहे. म्हणून हा व्हिडिओ मी हिंदीमधून बनवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. आजचा हा आपला विषय असा आहे, मागच्या वेळेस जो विषय आपण कोरोनाच्या संदर्भात बघितला त्याच संदर्भात हा दुसरा एक विषय आहे की आपण जी सगळ्यात महत्त्वाची आज फार या विषयावर चर्चा होते तो विषय म्हणजे रोगप्रतिकारशक्ती. रोगप्रतिकारशक्ती या विषयावर आपण आज चर्चा करणार आहोत, त्या संदर्भात आपण बोलणार आहोत. तर पुन्हा एकदा सुरू करतो हिंदीमधून. नमस्कार, मैं डॉक्टर घोड़के, कल्याण घोड़के, नवी मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ. और आज हम ये सब्जेक्ट में रोग प्रतिकार शक्ति इस सब्जेक्ट में इसके बारे में इसको रोग प्रतिकार शक्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पे हम आज चर्चा करने वाले हैं. और इस विषय पे हम थोड़ा सा विस्तारित होके चर्चा करके लोग इसका कैसा बेनिफिट उठा सकते हैं या रोग प्रतिकार शक्ति एक्चुअल में क्या होती है, इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं. और इसी विषय पे थोड़ी छोटी मोटी जो टिप्स है वो हम टिप्स देने वाले हैं. एक्चुअल में रोग प्रतिकार शक्ति क्या होती है ये हम पहले देखने वाले हैं. और मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आए और ये रोग प्रतिकार शक्ति कैसे बढ़ाने की है ये भी समझ में आए और इसके ऊपर हम अमल कर सकें. और जो कोरोना की बीमारी चल रही है उसको ना डर के उसके खिलाफ़ हम लड़ने की एक पूरी तरह से कोशिश हमें करनी चाहिए. तो हम पहले देखते हैं कि रोग प्रतिकार शक्ति असल में क्या होती है. रोग प्रतिकार शक्ति हम इंग्लिश में हम जिसे इम्यूनिटी बोलते हैं. इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर के भीतर जो बैक्टीरिया के प्रति, वायरस के प्रति और पैरासाइट के प्रति और फंगस के प्रति व्हाटएवर जो भी फॉरेन बॉडीज़ हमारी इंटर करती है, हमारे अंदर इंटर करती है, तो हमारे बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली काम करने लगती है, ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ़ लड़ने लगती है. और जब ये लड़ने लगती है तो ये बीमारी को जो आने वाली बैक्टीरिया, वायरस है उसको मारने की कोशिश करती है. और इसके खिलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं और जैसे बी सेल, टी सेल इस टाइप के एंटीबॉडीज़ तैयार होते हैं, उसी को हम रोग प्रतिकार शक्ति नॉर्मली कहते हैं. और इसमें दो टाइप की रोग प्रतिकार शक्ति होती है. एक तो होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी मतलब जैसे हम पैदाइशी इम्यूनिटी, इसको इनेट इम्यूनिटी को हम बोलते हैं. जैसे पैदाइशी इम्यूनिटी मतलब जब हम बॉर्न होते हैं तो हमें वो इम्यूनिटी आ जाती है. जैसे स्किन है, स्किन के बैरियर्स है और ये ऑलवेज़ ऑन रहती है. जैसे हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, स्किन के ऊपर अटैक करता है तो वो तुरंत रिस्पांस उसका मिल जाता है. जैसे हमारे गले में कुछ पानी जाता है या कुछ इसमें पानी पीते समय हमें जैसे छिचकी लगती है, डकार आती है, उस टाइप में उसको हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं. और दूसरी बात है जो जैसे गैस्ट्रिक जूस है, पेट में एसिड सिक्रेशन होने लगा, एसिड सिक्रेशन जैसे हम कुछ चीज़ खाते हैं तो पेट में ऑटोमेटिकली एसिड सिक्रेशन होने लगता है, उसको हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं. एक सिंपल सादी भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर के भीतर पहले से जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो छोड़ के एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जैसे हम एक्सपोज हो जाते हैं किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी वायरस को या किसी भी फॉरेन बॉडी को, किसी फंगस को, किसी पैरासाइट को, जब भी हम उसके तरफ जाते हैं या वो हमारी तरफ आता है या हमारी बॉडी की तरफ बॉडी में इंटर करता है तो हमारी बॉडी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश करती है. बहुत बार ऐसा होता है कि उसको टाइम थोड़ा सा डिले लगता है. एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉर्मली डिलेड ही होती है, तुरंत डेवलप नहीं होती है. जैसे हम देखते हैं कि पैरासाइट और बैक्टीरिया हमारे शरीर में चले जाते हैं, उसके बाद लिम्फोसाइट नाम की एक लिम्फेटिक सिस्टम नाम की एक सिस्टम हमारी बॉडी में रहती है, वो एक्टिवेट हो जाती है और लिम्फोसाइट्स के
बी सेल और टी सेल नाम के जो सेल्स है वो बनते हैं और वो फैगोसाइटोसिस का एक काम करते हैं, जो उसमें बैक्टीरिया वायरस को इंगल्फ करते हैं और उसमें को मारने की कोशिश करते हैं और मारते भी हैं। और उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उससे जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, ताकि आगे जाके जैसे अभी इन्फेक्शन किसी वायरस का, बैक्टीरिया का हमें मालूम हो गया कि इस बैक्टीरिया ने हमको इन्फेक्शन कर लिया, तो बॉडी को मालूम हो जाता है कि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में आया है, तो उसके खिलाफ टी सेल और बी सेल तैयार हो जाती है। और हम जैसे ही बाद में कभी भी इस टाइप का वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर में अगर इंटर करता है, इन्फेक्शन वो उस टाइप का हमारे शरीर में हो जाता है, तो वो बी सेल टी सेल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि उसके खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडी हमारे शरीर में तैयार रहती है और वो उस पर अटैक करके उस वायरस को या बैक्टीरिया को मार देती है और हमारी इम्यूनिटी अच्छे से काम करके बीमारियों को भगाती है। यही सबसे बड़ी इम्यूनिटी की सिंपल और सादी एक संकल्पना है। हम इसके ऊपर इसलिए बोलने वाले कि एक सादी और सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की कि इनेट इम्यूनिटी क्या है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। इनेट इम्यूनिटी मतलब जो पैदाइशी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो बाहर से जो बैक्टीरिया वगैरह सब आते हैं, हमें बाद में वो तैयार करनी पड़ती है या बाद में शरीर तैयार कर लेता है, उसी को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये नॉर्मली बहुत से बीमारियों के खिलाफ ऑटोमेटिकली तैयार होते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर, जैसे हम देखते हैं कि बाहर लोग घूमते हैं तो छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वायरस ऑटोमेटिकली, जैसे वायरस शरीर में जाता है तो बॉडी उसके खिलाफ डिफेंस करने लगती है और ऑटोमेटिकली बीमारी वो ठीक होने की संभावना ज़्यादा करके हो जाती है। लेकिन कोई वायरस बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारी बॉडी के लिए नए होते हैं और उनको इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया है, कोरोना वायरस तो वैसे बहुत सारे वायरस, हम वायरस की दुनिया में रहते हैं ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वायरस बैक्टीरिया ये सारे हमारी जीवन का पार्ट है और हर जगह वायरस बैक्टीरिया रहते हैं, हर जगह, मतलब जैसे मिट्टी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, हर जगह रहते हैं। तो हम हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है हमें कंटिन्यू उसके खिलाफ कंटिन्यूस लड़ते रहती है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस आया है, इसके खिलाफ लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में डेवलप होने के लिए शायद कुछ दिन का टाइम लग सकता है। लेकिन एक ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और इम्यूनिटी अगर आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो आपको कोरोना वायरस से भी आप इजीली उससे बाहर निकल सकते हैं या कोरोना वायरस को आप इजीली हरा सकते हैं। तो ये कैसे हरा सकते हैं, इम्यूनिटी हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करने लगे। इसमें हम डेली रूटीन में क्या कर सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, तो उसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले। तो पहले तो एक सबसे एक सादी टिप्स है, छोटी टिप्स है, मैं वो आपको देने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहला आता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींद। नॉर्मली आदमी जो सोता है, आजकल की बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल हो गई है मुंबई जैसे शहर में और पुणे जैसे शहर में, और कोई भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी पकड़ लो कि आज किसी की नाइट शिफ्ट रहती है, किसी की डे शिफ्ट रहती है, किसी की मॉर्निंग रहती है, किसी की इवनिंग रहती है, और नींद का बहुत ही बड़ी समस्या उसकी वजह से आती है। नॉर्मली हमारे शरीर को 7 या 8 घंटा मिनिमम नींद चाहिए होती है। उसकी वजह से हमारा जो शारीरिक सिस्टम है वो पूरी तरह से अच्छे से डेवलप हो जाता है, हमारा खाना खाया हुआ पच जाता है, हजम हो जाता है। अच्छी की नींद की वजह से हमारा मेंटल जो प्रेशर, काम का प्रेशर रहता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है और इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। दूसरी एक बात है हमारे खाने में क्या है, हम ना अगर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी, विटामिन डी जैसे पदार्थ रहते हैं वो सेवन आहार में बहुत आने ज़रूरी होते हैं। जैसे आहार में हम अगर नींबू है, मौसम्बी है, संतरा है, आंवला है, टमाटर है, इसमें विटामिन सी जैसे सत्व रहते हैं, तो ये डेली आहार में आपके आना चाहिए, खाने में आना चाहिए। सुबह का खाना हो, रात का खाना हो, जो भी खाना आप खाते हो, नॉर्मली मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि दिन में 2 बार खाना खाना चाहिए और 7 से 8 घंटे मिनिमम नींद होनी चाहिए और मोबाइल का यूज़ कम होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम देखते हैं कि हम बहुत बिजी होते हैं काम में, लगातार कंप्यूटर पे वर्क करना पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे लोगों का रहता है, उनको टाइम नहीं मिल पाता है, अपनी नींद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता है, पूरी तरह से नींद नहीं होती, रात में 12 1 बजे तक वो काम करते रहते हैं और उसके बाद भी वो फिर मोबाइल हाथ में लेके अपना व्हाट्सअप, फेसबुक और ये सोशल मीडिया कंटिन्यू देखते रहते हैं। उसकी वजह से नींद पे बहुत सब गहरा असर पड़ता है और नींद और कम हो जाती है और स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाता है। इसके लिए मैं तो एक सलाह देता हूँ कि आप बार बार मोबाइल का यूज़ नहीं करें, अपना एक फिक्स टाइम रखें, एक
आधा घंटा सुबह शाम को आधा घंटा। अगर वर्किंग है नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं या IT फील्ड से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए तो 12-12 घंटा, कम से कम 6-6 घंटा, 8-8 घंटा कंटिन्यू बैठना पड़ता है, लैपटॉप के सामने कंटिन्यूस काम करना पड़ता है। उन लोगों के लिए आँखों की दिक्कत काफ़ी आ जाती है और उन लोगों में नींद की प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और ये नींद नहीं होने की वजह से उसका असर ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है। इम्यूनिटी डेफिनेटली लो हो जाती है, खाना ठीक से होता नहीं है और मेंटल प्रेशर भी बहुत आ जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप कम से कम 8 घंटा, मिनिमम 7 घंटा अच्छे से रोज़ सोए, अपना खुद का एक परफेक्ट टाइमिंग टेबल रखें कि नींद का, और मोबाइल कम से कम यूज़ करें। सोशल मीडिया भी आप यूज़ करते हो तो भी मिनिमम एक आधा घंटा, 1 घंटा, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से हम ज़्यादा ही आजकल मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा यूज़ थोड़ा सा कम होना चाहिए। उसकी वजह से उसका जो असर है हमारे सीधा दिमाग पर भी होता है और शरीर पर भी ऑटोमेटिकली होता है। इससे रोग प्रतिकार शक्ति आपकी कम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए और एक मैं बोलूँगा प्रोटीन्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे शरीर में, जिससे हमारी रोग प्रतिकार शक्ति और इम्यूनिटी बढ़ने के लिए बहुत मदद करता है। प्रोटीन जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे कड़धान्य बोलते हैं हमारी मराठी भाषा में, उसके कड़धान्य और दाढ़ी होती है, सोयाबीन होता है, नाचनी सत्व होता है और फिश होता है, जैसे नॉनवेज होता है। इसमें प्रोटीन्स बहुत ही अच्छे से मिलते हैं। नॉर्मली ये सुबह के टाइम खाने चाहिए क्योंकि हजम होने के लिए 24 घंटा 48 घंटा ऐसे लगते हैं। तो नॉर्मली मॉर्निंग के टाइम पे अगर हम ये खाते हैं तो बहुत अच्छे से हजम होते हैं। और सुबह का खाना थोड़ा सा, और एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ, नॉर्मली सुबह का खाना हमारा जितना जल्दी हो सके उतना सुबह का खाना होना चाहिए। मैं तो और एक सजेशन दूंगा कि लोग बहुत ऐसा हो जाता है कि सुबह नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में पेट भर के खाना खा लेते हैं और रात में उससे डबल खाना खा लेते हैं। एक्चुअली हमें ये उल्टा करना चाहिए। हमें सुबह का खाना एकदम मजबूत खाना चाहिए, जितना हो सके उतना खाना चाहिए। दोपहर का खाना थोड़ा सा कम खाना चाहिए और रात का खाना एकदम ही कम खाना चाहिए। नॉर्मली वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगा 2 ही टाइम आप खाना खाइए। सुबह 10 से पहले एक बार खाना होना चाहिए और शाम को 7 बजे के पहले शाम का खाना होना चाहिए। उसका रीज़न मैं ये बताता हूँ कि अगर आपको एसिडिटी की तकलीफ़ है, पेट की तकलीफ़ है, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपका खाने का टाइमिंग आप चेंज कीजिए और नींद का टाइमिंग चेंज कीजिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। और इम्यूनिटी कम होने की वजह से यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर में जो हमारा आहार रहता है वो भी अच्छा नहीं मिल पाता है और ना ही अच्छी नींद मिल पाती है और ना ही टाइम टू टाइम सब कुछ हो पाता है। इसीलिए इम्यूनिटी भी लो होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये इम्यूनिटी बाकी के लोगों में भी बहुत, मतलब जो नॉर्मली यंग लोग हैं उनमें थोड़ी ठीक रहती है, लेकिन जो ओल्ड एज लोग हैं इनमें इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है। कुछ लोग स्टीरॉयड पे होते हैं, उनमें इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। इन लोगों ने भी रेगुलर एक्सरसाइज और खाने पीने में बहुत ज़बरदस्त ध्यान देने की ज़रूरत है। और विटामिन डी भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। विटामिन डी हमें कहाँ से मिल सकते हैं? तो सुबह का जो धूप रहता है, हम सुबह की धूप में एक आधा घंटा भी बैठ सकते हैं, 45 मिनट भी बैठ सकते हैं, 30 मिनट भी बैठ सकते हैं। लेकिन ये सुबह 6 से 7:30 के बीच का टाइमिंग होना चाहिए। मिनिमम 30 मिनट्स अगर आप बैठेंगे तो कोई विटामिन ओरली डी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है और विटामिन सी लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। विटामिन सी तो आपको मैंने वैसे बताया कि मौसम्बी, संतरा, आंवला, नींबू, टमाटे, इसमें बहुत सारा विटामिन सी मिलता है। ये डेली आपके खाने में अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विटामिन डी की मैं बात कर रहा था। विटामिन डी आप ओरली भी ले सकते हैं, लेकिन ओरली लेने से गैस्ट्रिक इरिटेशन होने की ज़्यादा संभावना रहती है, गैस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। वो हजम होने के लिए थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है किसी को। इसीलिए मैं नॉर्मली प्रेफर करूँगा कि सुबह की जो धूप निकलती है उसमें कम से कम जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसी वक्त आधा घंटा या 15 मिनट 20 मिनट जितना भी आपसे टाइम मिलता है उतना आप बैठ सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, खाने में डेली फ्रूट्स होने ही चाहिए। अब ये मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें सारे विटामिन, जैसे हम मल्टीविटामिन खाने को बहुत सारे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसमें मल्टीविटामिन भी आप खा सकते हो इम्यूनिटी के लिए। लेकिन देखा जाए नेचुरल फूड जो होता है, नेचुरल फूड आप अगर खाते हो तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती और सारे विटामिन उसमें से मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम टैबलेट्स अगर लेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं और जब टैबलेट लेते हैं तो उसमें गैस होने की बहुत संभावना होती है, एसिडिटी होने की बहुत संभावना होती है और हजम बहुत कम हो जाता है मल्टीविटामिन टैबलेट की वजह से। तो नॉर्मली मैं यही सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है।
और हमारा गट्स मतलब जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का फ्लोरा जो है नेचुरली हमारे फ्लोरा में नॉर्मली स्टमक में और इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल बैक्टीरिया रहते हैं, मतलब हम गुड बैक्टीरिया उसको बोलते हैं, वो बैक्टीरिया बहुत अच्छे से काम करते हैं। उसको बढ़ाने के लिए हमें ना दूध के पदार्थ खाने चाहिए, दूध के पदार्थ जैसे ताक है, दही है, ये पदार्थ खाने चाहिए। लेकिन ये नॉर्मली मॉर्निंग के टाइम पे खाने चाहिए, शाम के टाइम पे नहीं खाने चाहिए। शाम के टाइम पे इसलिए नहीं खाने चाहिए कि वो एसिडिक होते हैं, उसमें एसिडिटी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो और क्या कर सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? हम चाय में अदरक मिला के भी, जो लोग चाय पीते हैं उनके लिए मैं सलाह दूंगा। लेकिन नॉर्मली चाय तो ज़्यादा करके अच्छा नहीं रहता है शरीर के लिए, लेकिन दिन में एक आधा कप चाय भी अगर लेते तो उसमें अदरक डालिए और अदरक का चाय भी आप पी सकते हैं। और दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्ट्रेस आपका कम कर दीजिए, स्ट्रेस कम करने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस से आजकल बहुत सारी बीमारियाँ बढ़ रही है, स्ट्रेस से आजकल हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस से आजकल डायबिटीज़ बढ़ रहा है, और स्ट्रेस से बहुत सारी बीमारी बढ़ रही है, और उसकी वजह से रोग प्रतिकार शक्ति जो है आपकी वो भी कम हो रही है। तो रोग प्रतिकार शक्ति अगर आपको कम करनी है, बढ़ानी है, इम्यूनिटी आपको अगर बढ़ानी है, तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होना चाहिए। स्ट्रेस लेवल अगर आप कम करते हो तो रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी और आपको कोई बीमारी, आपकी बीमारी नज़दीक नहीं आएगी। देखिए, कोरोना एक वायरल बीमारी है। बहुत सारे लोगों को ये वायरस शायद ऐसे भी होता है, वो उनके कांटेक्ट में पेशेंट भी आ जाते हैं उस वायरस के, लेकिन उनको वो बीमारी नहीं होती। उसका वो यही कारण होता है कि उनकी रोग प्रतिकार शक्ति काफ़ी स्ट्रांग होती है, और वायरस भी अगर उनके पास आ जाए तो वो उनका कुछ नहीं कर पाता वायरस, और ना ही उनको इन्फेक्ट कर पाता है, और ना ही कुछ वो लक्षण दिखाता है, और ऑटोमेटिकली पेशेंट वो बनता ही नहीं है। ये सिंपल बात है। तो इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, अपने सेहत के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, खाने पीने में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक लास्ट मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें है एक्सरसाइज। कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए? देखो, लिम्फेटिक सिस्टम को हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। लिम्फेटिक सिस्टम अगर हमें स्ट्रॉन्ग करनी है तो उससे सबसे इम्पोर्टेंट है योगा। योगा मैं आपको सजेस्ट करूँगा। योगा में बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कपालभाति है। कपालभाति में इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि कपालभाति में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज जो होता है हमारे लंग्स का होता है। लंग्स के अल्वलाई कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से उससे हवा बहुत ज़ोर से आती है अंदर और ज़ोर से बहुत बाहर जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे लंग का एक्सरसाइज होने की वजह से हमारे जो अंदर के जो भी बैक्टीरिया, वायरस जो भी है वो बाहर फेंके जाते हैं। जो भी इन्फेक्शन है वो बाहर हवा में फेंका जाता है। बहुत अच्छा सा ऑक्सीजन अंदर जाता है, और ऑक्सीजन अंदर जाने की वजह से ब्रेन को भी ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलता है, और स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। स्ट्रेस लेवल कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी बढ़ जाती है। दूसरा और एक बोलता हूँ मैं कि जो हम बैठे बैठे कर सकते हैं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मतलब एक नाक से सांस लेना और दूसरी नाक से सांस छोड़ना, और ये भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। दूसरा है सूर्य नमस्कार, हम कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार तो नॉर्मली आप यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलेगा कैसे सूर्य नमस्कार करते हैं, और घर में बैठे बैठे बाकी का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज है, लेकिन नॉर्मली योगा में प्रेफर करूँगा लोगों को, और नॉर्मली एक वॉकिंग, एक 30 मिनट्स का वॉक भी अगर आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छा उसके साथ रहेगा। 30 मिनट्स का वॉक और आधा घंटे का योगा, दैट इज़ बेटर फॉर योर हेल्थ एंड आल्सो फॉर द इम्यूनिटी। और दिन में ये बीमारी, कोरोना बीमारी नहीं होने के लिए भी मैं और थोड़ा सा उपाय आपको बताता हूँ। मैं नॉर्मली हमारे होम्योपैथी और आयुर्वेदा में बताया गया है कि आप डेली गर्म पानी पीना है, सुबह में, मॉर्निंग में, अर्ली में, और गर्म पानी का थोड़ा सा सुबह शाम वाप लेना है, और काढ़ा बना के पीना है। काढ़ा कौन सा काढ़ा बना के पीना है? जैसे काली मिरी हो गई, लवंग हो गई, दालचीनी हो गई, और ये सारा मिक्स करके गर्म पानी में उसको उबालना है। उसमें थोड़ा सा दूध डालना है, और ये उबाल के जैसे ये उबलने के बाद उसको रोज़ आधा ग्लास सुबह गर्म थोड़ा सा पी लेना है। उससे भी आपकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगी, और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी बहुत अच्छा असर पड़ जाएगा, और आपको सर्दी खांसी होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। और होम्योपैथी में भी बहुत अच्छे से इलाज उसमें बताया गया है कि आर्सेनिक एल्बम नाम की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाली दवाई भी आप ले सकते हो। आयुष डिपार्टमेंट ने भी एक परिपत्रक जारी किया है, उसमें भी बताया कि आर्सेनिक एल्बम नाम की
अगर दवाई 30 नाम की दवाई आप अगर लेते हो महीने में 3 दिन लगातार 3 दिन सुबह एक सिंगल डोज भी, तो उससे भी काफ़ी रोग प्रतिकार शक्ति आपकी बढ़ने की संभावना होती है और आपको ये कोरोना जैसी बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। तो रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए योगा करने की बहुत ज़रूरत है। और जैसे मैंने बताया आपको, आहार में, खाने में, पीने में, ये सारी अगर आप बात समझ गए हो तो मुझे लगता है कि इम्यूनिटी अगर सारे लोगों की स्ट्रांग हो जाएगी तो शायद कोई बीमारी ही न आए और कोई बीमार न पड़े। यही सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि देश में अब कोरोना से निपटने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स फुल है, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। उसका रीज़न भी बहुत बड़ा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम है। इंडिया 132 रैंक पे है हेल्थ सेक्टर में। तो नेचुरली ये सारी बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। ये कोरोना की वजह से आई है ऐसा नहीं, हम हर साल देखते हैं कि जैसे ही सीजनल फ्लू आ जाता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, जैसे बारिश हो जाती है उसके बाद चालू होता है, सारे हॉस्पिटल खोल जाते हैं। हर साल की यही प्रॉब्लम है कि म्यूनसिपैलिटी के हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं रहती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल रहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में कर सकते हैं, लेकिन कोरोना की बहुत सारी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी तक बहुत कम प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कोरोना के पेशेंट मरीज़ ले रहे हैं। वो भी बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिनमें कोरोना के पेशेंट ले रहे हैं, उनके पास भी बेड अवेलेबल नहीं है। लेकिन छोटे मोटे जो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम है, उनमें नहीं ले रहे, इसीलिए बेड्स की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इससे यही कर सकते हैं कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं। हम ज़्यादा स्ट्रेस न लेके उसके प्रति इतना न घबरा के हम उसके खिलाफ़ लड़ सकते हैं। हमारी रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी बढ़ा के हम उसके खिलाफ़ लड़ सकते हैं और हमें खुद को अच्छा रखना पड़ेगा। और योगा कीजिए और डेली का अपना जो रूटीन है वो फिक्स बना के रखिए। ज़्यादा सोशल मीडिया, फेसबुक पे मत यूज़ कीजिए और गूगल डॉक्टर मत बनिए। मैं तो बोलता हूँ आजकल तो बहुत गूगल डॉक्टर बन गए हैं। कोई भी सर्च करता है और खुद को डॉक्टर समझने लगता है, ऐसे भी बहुत बार हो जाता है। और खुद फिर वो बीमारी के जंजाल में फंस जाता है। वो पढ़ने के बाद उसको भी लगता है मुझे ये बीमारी हो गई अभी, और फिर वो स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है। तो गूगल डॉक्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने को जितना नॉलेज है, हम जिस फील्ड में है उसी फील्ड में काम करें और उसी का नॉलेज ले, बाकी का नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे स्ट्रेस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने बहुत बार ऐसे देखा है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं कुछ ना कुछ पढ़ के और फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें कोरोना तो नहीं हुआ। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं और ऐसा बहुत सारा अनुभव होता है। तो हम नहीं डरें, रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाएं, जो हमारी नेचुरल लाइफस्टाइल है उसको आगे बढ़ाएं। जितना नेचुरल जी सकते उतना नेचुरल जी। अभी तो बहुत सारी ये तो कोरोना तो बीमारी है ही, लेकिन हमें आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इससे लड़ने के लिए सबसे अच्छी हमारी है रोग प्रतिकार शक्ति और इम्यूनिटी। और योगा ज़रूर कीजिए। योगा में मैं एक सिंपल मैं आपको टेक दिखाता हूँ, अनुलोम का। इसमें देखिए, एक नाक बंद करना है, ये 2 उंगली यहाँ पे रखनी है, इससे सांस लेनी है, इस नाक से छोड़नी है, फिर इस नाक से लेनी है, फिर इस नाक से छोड़नी है। ऐसा कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी आप कर सकते हो। इससे आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है और जब भी कोई बीमारी लंग्स के रिलेटेड, जैसे कोरोना भी हो, लंग्स के रिलेटेड बीमारी, तो आपको कुछ नहीं कर पाएगी। और ये कपालभाति मैं इसलिए बोलता हूँ कि इससे आपके पेट का भी एक्सरसाइज हो जाता है, जिससे आपका जो फैट्स है वो भी कम होने लगते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम जो रहती है हमारे यहाँ पे, ऐसा भी आप कर सकते हो। देखिए, ये वाला एक्सरसाइज भी कर सकते हो, पीछे के साइड में, आगे की साइड में, ऐसे सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। कपालभाति भी कर सकते हैं। देखिए, कपालभाति सिंपल है। ये सारे 2-3 एक्सरसाइज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप इजीली कर सके। वैसे आप यूट्यूब पे देख के भी कर सकते हो और खुशहाल रहे और विदाउट स्ट्रेस रहे। सबसे इम्पोर्टेंट, कोई स्ट्रेस न ले। ये बीमारी कभी ना कभी जाने ही वाली है, ऐसा नहीं ये बीमारी नहीं जाने वाली। और रहेगी तो ऐसा भी हो सकता है जैसे हमारे देश में मलेरिया आया, रह गया, डेंगू आया, रह गया, टीबी आया, रह गया, और बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे अभी भी चल रही है, उसके साथ हम जी रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कोरोना के साथ भी हमें कंटिन्यूस जीना पड़ेगा। हम कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कोरोना के बारे में, लेकिन ये निश्चित है कि अभी कोरोना बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है। शायद वर्ल्ड में नंबर 1 भी हो सकता है कि हमारा देश
क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ही उतना है, हम उतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ना ही हम लॉकडाउन ज़्यादा दिन रख सकते हैं। इसके साथ हमें जीने की कोशिश करनी पड़ेगी, हमें प्रिवेंशन लेना पड़ेगा, प्रिवेंशन लेके हमें कंटिन्यू चलना पड़ेगा, मास्क यूज़ करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा और सबसे बड़ी बार बार हैंड वॉश करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम ऐसी जगह पे ना जाए जहाँ पे हमें कोरोना होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जैसे हॉस्पिटल में विजिट ना दें, जैसे हेल्थ केयर वर्कर के यहाँ पे भी ज़्यादा विजिट ना दीजिए, जहाँ पे कोरोना पेशेंट एडमिट हो उस जगह पे विजिट देने की मत दीजिए और अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बस यही मैं चाहता हूँ, आप स्वस्थ रहें बस। और यही, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आने वाला जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, वो आप वीडियो देख सके और उसका फ़ायदा उठा सके और हमारे हेल्थ के लिए जो भी हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ के रिलेटेड एक अवेयरनेस, आरोग्य प्रबोधन के नाम से जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये जो प्रोग्राम हम कंटिन्यू मैं करना चाहता हूँ, उससे मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ और आप तक पहुँच सकूँ। धन्यवाद, थैंक यू।